यूनिवर्सिटी पर अब हरियाणा सरकार की नजर रहेगी। ये यूं कहीं की कंट्रोल रहेगा। जी हां, हरियाणा सरकार के अधीन हुआ ये नियंत्रण आईएएस अमित अग्रवाल बनाए गए हैं प्रशासक। संस्थान के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी भी देखेंगे। अमित अग्रवाल सरकार की ओर से बड़े बदलाव करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर अजय रंगा को अल फलाह यूनिवर्सिटी का उप कुलपति बनाया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस यूनिवर्सिटी का नाम आया। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के नाम आए थे सामने। आतंकी उमर यूनिवर्सिटी में काम करता था। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो हुआ उसके बाद अब क्या इसका संचालन सामान्य तरीके से फिर से हो पाएगा। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो। देवेंद्र, इस खबर के बारे में दर्शकों को समझाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कमल अल फलाह यूनिवर्सिटी विवादों में आई थी, आतंकियों से जब कनेक्शन जुड़ा था, तो उसके बाद में लगातार इसकी जांच चल रही है। क्योंकि आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल सामने अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही निकलकर सामने आया था। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो जम्मू कश्मीर को लीड मिली थी कि कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों को पनाह दी जा रही है। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसके साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था। उसमें यहाँ से जो डॉक्टर मुजम्मिल था वो आतंकवादी के तौर पर उसकी वहाँ से गिरफ्तारी हुई थी और उसी की निशानदेही पर दो जगह से यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो के करीब में मिला था। जो ध्वज में 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो पूरी तरह से विस्फोट के लिए तैयार किया गया था, यानी कि उससे कभी भी विस्फोट किया जा सकता था। और इसी तरह से 2500 किलोग्राम नाइट्रेट फतेहपुर तगा से मिला था। इसके साथ साथ में जब जांच आगे बढ़ रही थी तो ऐसे में डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो इसी फैकल्टी मेंबर थी इसी यूनिवर्सिटी की, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। उसके जैसे मोहम्मद के महिला विंग से तार जुड़े हुए थे। तो ये तमाम जांचें अलग अलग एजेंसियों की तरफ से की जा रही थी, गिरफ्तारी हो रही थी। और इसी बीच में 10 नवंबर को जो डॉक्टर उमर इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था, वो I-20 गाड़ी से फरीदाबाद से जाता हुआ दिल्ली के लाल किले की तरफ दिखाई दिया था। सीसीटीवी में कई जगह वो कैद हुआ था और वहां जाकर उसने सुसाइड बॉम्बर के तरह वहां विस्फोट किया, जिसमें 15 लोगों की महामौत भी हुई थी। और ऐसे में लगातार जब जांच आगे बढ़ी तो पूरी की पूरी जांच NIA को सौंप दी गई थी, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही थी। इसके साथ साथ में ईडी भी सामने आई। ईडी ने अपनी जब जांच शुरू की तो कई वित्तीय लेन देन की अनियमितताएं इस यूनिवर्सिटी में पाई गई थी। और इसके जो चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ जब आगे बढ़ी तो 140 करोड़ रुपए के लेन देन की जो अनियमितताएं थी उसके चलते ही इतनी संपत्ति ईडी की तरफ से इसकी अटैच भी की गई थी। तो ये पुरानी तरीके से जांच सारी चीजें चल रही थी। और इसी बीच में हरियाणा सरकार की भी कई डिपार्टमेंट की तरफ से जांच की गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से की गई, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अलग जांच हुई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग जांच की गई। जांच के बाद में एक कमेटी गठित की गई हरियाणा सरकार की तरफ से जनवरी माह में। और उस कमेटी की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें कई बिंदु ऐसे थे जिससे कमेटी संतुष्ट नहीं थी। और उसी का आधार बनाते हुए सरकार की तरफ से 7 दिन का नोटिस यूनिवर्सिटी को भेजा गया था। और बिंदुवार तरीके से अलग अलग सवाल उसमें पूछे गए थे रजिस्ट्रार से। जब रजिस्ट्रार की तरफ से जवाब उनका दिया गया तो उससे सरकार संतुष्ट नहीं हुई। फिर एक और नोटिस जारी किया गया कि क्यों ना यहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन सरकार की की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था उसका कोई संतोषजनक जवाब यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया। और उसी के चलते यहाँ अब सरकार ने अपना नियंत्रण ले लिया है। बाकायदा यहाँ प्रशासक अमित, जो वरिष्ठ IAS है अमित अग्रवाल, उनको यहाँ प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने पदभार भी अपना संभाल लिया। इसके साथ साथ में उन्होंने आदेश जारी कर यहाँ अपने कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। वाइस चांसलर के तौर पर डॉक्टर अजय रंगा, जो YMCA यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह से अलग अलग विंग में भी कई नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो कमेटी थी उसने जिस बिंदुवार जांच की थी उसमें वित्तीय कुप्रबंधन, प्रशासनिक कुप्रबंधन सबसे बड़ी एक वजह बनी। सरकार
सरकारी नियंत्रण की। इसके साथ साथ में जो यहाँ अपॉइंटमेंट की जा रही थी फैकल्टी मेंबर्स या अन्य स्टाफ की, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं थी। इसी के चलते डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद को कानपुर में पहले वो जॉब किया करती थी एक हॉस्पिटल में, वहां से उसको निकाला गया था। फिर 2 साल वो सऊदी अरब में रह के आई, उसके बाद में यहाँ उसको जॉब दी गई। लेकिन जो पिछली जो उसकी गलतियां थी जिसकी वजह से उसको अस्पताल से निकाला गया था, उन पर यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच नहीं कराई गई। ऐसे ही डॉक्टर मुजम्मिल पहले पहलगांव कश्मीर में एक हॉस्पिटल में काम करता था, उसको वहां निकाला गया था। उसके बाद में उसको यहाँ जॉब दे दी गई, नौकरी दे दी गई, उसकी कोई जांच नहीं की गई। इसी तरह से जो सुसाइड बॉम्बर उमर था, वो भी एक पहलगांव के अस्पताल में काम करता था, उसमें वहां एक पेशेंट की मौत की जिम्मेदारी उसके जिम्मेदार माना गया था, और इसी के चलते उसको वहां से भी निकाला गया था। उसको इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी दी गई। इसी तरह कई ऐसा स्टाफ था जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई गई और उनको यहाँ जॉब देते रहे। इसी के चलते ये तमाम चीजें जो कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई, स्टाफ की भी और फैकल्टी मेंबर्स की भी, एक ये भी बड़ी वजह रही है। चूंकि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो टेरर का था, आतंक का था, उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की भूमिका दिखाई दी। जवाद अहमद जो चेयरमैन है सिद्दीकी, उसकी भूमिका कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दी। फंडिंग की सबसे बड़ी बात इसमें आरोप ये भी लगा था कि दूसरे देशों से यूनिवर्सिटी को फंडिंग की जा रही है, खासतौर से यूएई से, क्योंकि वहां जवाद अहमद सिद्दीकी की एक जो ट्रस्ट था उसमें उसकी एक बहन भी ट्रस्टी थी और वो यूएई में रह रही थी। तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि वहां से भी फंडिंग की जा रही है और इससे टेरर आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी वजह रही। इसके साथ साथ में और बाकी वजहों की भी बात करें तो एनएएसी नेक की जो मान्यता थी वो फर्जी तौर पर दिखाई गई थी, जिसमें साफ तौर से माना गया कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो ये मान्यता दिखाई गई थी उनको लूटने का यहाँ काम किया जा रहा था, जनता को गुमराह किया जा रहा था। एक एनुअल रिपोर्ट, वित्तीय एनुअल रिपोर्ट जो देनी होती है सरकार को, हर साल ये नियम है, वो रिपोर्ट जमा नहीं कराई जा रही थी। तो ये कई ऐसे पॉइंट बने, इसी आधार पर सरकार ने अपना नियंत्रण अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ले लिया है। प्रशासक के तौर पर अमित कुमार अग्रवाल को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, जो मेंबर्स हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो प्रशासनिक प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन अभी सरकारी नियंत्रण में रहेगा। बाकी की फैकल्टी में कोई बदलाव नहीं किया गया। करीब 1700 यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है और ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और वित्तीय प्रबंधन से लेकर जो प्रशासनिक प्रबंधन है वो ठीक चले, बच्चों का भविष्य आगे बने, इन तमाम चीजों को सोचते हुए सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, इस खबर पर बातचीत के लिए।